अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसकी कानून साजी जो की थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, आज जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब के पास आज उस पर बहस इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरुआत करेंगे ताकि चीज़ें आगे की तरफ चल सकें। ये हिसाब मुताबिक जुस्सा आगे किस तरह देना है वो सारा समझें। और ये जो फ़ौजी अड्डे मांगने के हवाले से मुख्तलिफ लगता है फेक न्यूज़ है, लेकिन ज़ेर गर्दिश है और इंडिया में तो बड़ी आम सी बात चल रही है साथ कि ऐसा हो रहा है। कर्ज़े हुकूमत क्यों ले रही है और अब कितने तादाद इन कर्ज़े हैं वो सारा समझ आइएगा। कासिम और सुलेमान से मुस्लिम लीग नून क्यों परेशान हो गए हैं, यानी वो परेशान हो गए हैं, अच्छा क्यों परेशान हुए ज़रा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जजिस से तबादला केस के फ़ैसले के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास भी सामने आ गया, वो समझिएगा। और गवर्नर हाउस के अंदर सियासी ओहदों पर वो पैसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है वो भी आज की टॉप स्टोरीज़ के अंदर साथ शामिल है। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, आज वो भी लगा हुआ है और आज मुख्तसर फ़ैसला आने की उम्मीद है। और वो यही होना है कि जो फ़ैसला है वो रिवर्स कर दिया जाएगा जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का या 10 मेंबर बेंच का। अब 10 मेंबर बेंच का ये छोटा बेंच कैसे कर सकता है? अब ये आइनी बेंच ने एक नई इख्तरा निकाली है कि वो जो मर्ज़ी कर सकता है, यानी ये हमने कभी जुडिशल प्रोप्राइटी नहीं देखी थी, अब हम देख रहे हैं और हम अब समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि असल बात क्या है। इन्होंने सेक्शन 104 और 54 में तब्दीली की थी कि अगर कागजात नामजदगी हो गए हैं मंजूर और लिस्ट दाखिल नहीं की है तो और वो लिस्ट दाखिल होने से वो सीटें से महरूम हो जाएंगे और सीटें दूसरी सियासी जमात को चली जाएंगी। यानी जो प्रोपोर्शनेट का जो प्रिंसिपल है वो ज़मीन बोस कर दिया इन्होंने। और जिस तरह ये पार्लियामान ने आइन की बेतौकीरी की है ना, ये तारीख़ में ऐसी बेतौकीरी हमने नहीं देखी। मैंने तो बहरहाल मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तो ऐसी बेतौकीरी तारीख़ में नहीं देखी। यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ 2 सेक्शन में तरामीम की, वो 2 सेक्शन मैंने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने वो दोनों सेक्शन जो है ना वो चैलेंज किए हैं कि आइन से मुतसादम है। आइन कहता है प्रोपोर्शनेट मिलनी है और कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में ये उन्हीं तांगा पार्टियों को जो लूट मार करके फार्म 4547 से जीती हैं उन्हीं के पास लेकर जानी। यानी यहाँ से आप समझें कि बातें क्या हैं सारी और असल कहानी है क्या, ये बात है। और यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे और जो सेक्शन जो सीटें अल्टरनेट सीटें देने की बात कर रहा है वो बात ख़त्म हो जाएगी। और हम मुंतज़िर थे, आपको याद है कि जब इस केस में बहस के लिए लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों का केस लगा दिया गया ताकि वो केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच सके। कई लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं चैलेंज की, अज़हर सिद्दीक़ आपने क्यों चैलेंज की? मेरा सवाल बड़ा वाज़ेह है, जो कि वो पार्टी के तौर पर हैं। जैसे सेक्शन 215 नहीं चैलेंज किया उन्होंने कि वो सेक्शन उन्होंने प्रॉब्लम लगा कि वो गलत है, यानी इसमें ये पार्टी का पॉलिसी का कोई इशू नहीं बनता। उन्हें चैलेंज करना चाहिए था सेक्शन 215 टेकिंग अवे एज सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। मखसूस नशिस्तों के सेक्शन में जो तरमीम की है ये चैलेंज करना चाहिए। जब मैंने पिटीशन फाइल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया, नोटिस किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकतरफा प्रोसीडिंग करा ली। पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, कोई सियासी जमात इसमें आगे नहीं आई। और बाकायदा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया गया है। अब आते हैं जो इंडिया मीनल चैलेंज तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से साजिश जो बात सामने आ रही है और सिर्फ खबरें गर्दिश कर रही हैं, हकीकी तौर पर इसकी तस्दीक सामने नहीं आ सकी है। ट्रम्प ने फील्ड मार्शल से हवाई अड्डे मांग लिए और आपको याद है जब खान से अमेरिका ने मांगे थे हवाई अड्डे तो इमरान खान ने एब्सोल्यूट नॉट का नारा लगाया था और उसके बाद क्या हाल हुआ था, ये सारा आता है। अब जो मुख्तलिफ़ खबरें चल रही हैं, गार्डियंस, टाइम और दीगर जरीदों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान को 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली की दूरस पेशकश की है अगर वो स्ट्रेटजिक फ़ौजी रसाई फ्राहम करता है। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक बुध को अमरीकी सदर ट्रम्प ने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वर्किंग लंच किया और मीटिंग के दौरान जो कह रहे हैं मुबीना तौर पर कि एक पेशकश की और पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डों और जदीद इलाका तैयारों, मिज़ाइलों, सिस्टम और इक़्तिसादी इमदाद के लिए बंदरगाहों तक रसाई का एक मामूली फ़ायदा है और पैकेज में नए सिक्योरिटी और तजारती मुआहदे भी हैं। ट्रम्प ने अपनी रिसीट
पेशकश की बुनियाद पाकिस्तान को चीन और रूस से अलग थलग करने पर रखी है, यानी चाइना से पीछे हटी और रशिया से पाकिस्तान पहले भी रशिया से पीछे हट के बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है। अगर अभी पीछे रखना चाहता है तो नुकसान बहुत उठाएगा पाकिस्तान। वो चाहता है कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान के साथ जंग में इसराइल का साथ देता है तो पाकिस्तान एक इत्तेहादी के तौर पर रहे। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ अड्डे देना, चाइना और रूस को छोड़ने के बदले बड़े तजारती माहदों, कश्मीर की सालसी और इंडस वाटर ट्रीटी पर अमेरिका की भरपूर हमायत का यकीन दिलाया गया। अब इन खबरों के माखज़ ज़्यादातर इंडियन चैनल है, तो एहतियात ही कीजिएगा। मैं नहीं समझता इस बातों में सदाकत होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ सच्चाई तो फिर सामने आ जाएगी किसी स्टेज के ऊपर, लेकिन अभी तक किसी ज़राए से, मुसद्दक़ा ज़राए से ये बात सामने नहीं आ सकी। हुकूमती बैंकों से 1275 अरब रुपये कर्ज ले लिए और ये रकम अरबों रुपए कमाने वाली IPEs को दिए जाएंगे और आवाम से आइंदा 6 साल में महाना 10% सरचार्ज वो लगा दिया है। डेट सर्विसेज के नाम से ये रकम सबूत समेत वसूल की जाएगी और ये खबर अवैस लगारी की जानिब से दी गई है। हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने का मनसूबा बनाया है ताकि बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज़ों को काबू में लाया जा सके। बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने के लिए नेपरा कवानीन में तरमीम की जाएगी। ये मैंने आपको याद है पहले भी मैंने चैलेंज किया था उस वक्त, और फ्लाइंग पेपर के केस में जस्टिस सईद मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक ने इसको अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर किया था। और अब हुकूमत ने इस तरह का, अब एक बिलाल यासीन का दावा ये है कासिम और सुलेमान ने उर्दू टीचर रख लिया। कौम को पागल बनाने के लिए कासिम और सुलेमान को उर्दू सिखाई जा रही है और उन्हें तकरीर सिखाया जा रहा है कि आप इस तरह कौम को वर्गलाएँ। मैं वही बातें वो कह रहे हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा भी ज़माना गुजरा है। एक शख्स है यहाँ है जिसे अंग्रेज़ी के टीचर की ज़रूरत है और एक शख्स को अपने पास बुला लें। कासिम और सुलेमान चूँकि उर्दू के टीचर की ज़रूरत है तो उसमें परेशानी की क्या बात है? आप डर क्या, डर और खौफ किस बात का है? आपको डर और खौफ तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर टीचर रख भी लिया है तो क्या हो गया, परेशानी किस बात की? रातों की नींदें क्यों आराम हो गई हैं? और मौसमों पे के हवाले से जो बात हो रही है, मेहरबान बानो कुरैशी के साथ जो ज़्यादती हुई, जो बातें गुफ्तगू की, वो चैनल पे ज़ेब नहीं देती हैं। इस तरह की गुफ्तगू करना, इस तरह का ये तरीक़ाकार लेके आना, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे मामला कि कोई इस तरह का मामला हो ना, लेकिन यहाँ ये मामला हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। जजेस तबादला का केस आते जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को बुला लिया गया। जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने यह इजलास तलब की है और उसमें सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में मुस्तकिल जजेस के तकर्री पर गौर होगा। 3 सीनियर 3 जजेस का नाम लिया जाएगा। तो अब यहाँ जो बात समझ में आ रही है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी वो एडिशनल जज तो हो गए हैं, लाया जा सकता है बतौर चीफ जस्टिस के तौर पर, और जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर को वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को सामने रखेंगे या ना भी रखें और उसके ज़रिए बुनियादी तौर पर आइनी बेंच का सरबराह बना सकते हैं। ये एक आम बात चल रही है, ये मेरी असेसमेंट भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है। अब पंजाब में गवर्नर हाउस का सियासी उहदों की मंडी के हवाले से बात हो रही है। मीडिया कोऑर्डिनेटर का उहदा 7 करोड़ में फ़रोख्त हुआ। रकम न मिलने पर मीडिया कोऑर्डिनेटर पर चेक डिसऑनर का मुकदमा। अब हसन मुर्तज़ा आजम शरीफ पर संगीन इल्ज़ामात ये लगाए गए। वो सरदार जुल्फ़िकार मेरे से मिले भी थे, उनके पास डाटा भी बहुत सा था, चीज़ें भी बहुत सी सारी सामने थी, उन्होंने दरख्वास्तें भी दी हैं। ये मामला ऐसा है कि गवर्नर पंजाब ऑफिस को ख़ुद क्लियर करना चाहिए। ईरान का 30 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिज़ाइल से इसराइल पर नया हमला। मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिज़ाइल फैक्ट्री को तेलेब और हैफ़ा में निशाना बनाया गया। हैफ़ा और तिब्रिया के इलाके में ईरानी मिज़ाइल टारगेट्स को हिट कर गए थे। धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान 2 मिलिट्री साइंस, इसराइली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग समेत 4 टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहा। हमलों में अब तक किसी भी हमले से ज़्यादा जानी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। अब एक बात और ज़रा वो बड़ी ज़रूरी करने वाली है। इमरान रियाज कहते हैं मानता हूँ इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, लेकिन जितना डरावना किरदार 2024 में उन्होंने अदा किया इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बारीक वारदातों पर काम कर रही हैं कि 2018 और 2024 का इलेक्शन एक जैसा है ये था और नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसा जाहिर किया जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सवाल ही पैदा नहीं होता। 2024 का इलेक्शन फ्रॉड, फ्रेब, धोखा, क्या कुछ कहेंगे आप, उससे आगे नहीं आएंगे। मज़हब तब्दीली के हवाले से बातें चल रही हैं, मैं उन खबरों पर यकीन नहीं रखता।
कई ऐसी बातें हैं जो हालात और वाक़या से तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।